डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक प्लेटो का कंक्लूडिंग चैप्टर है कि क्या प्लेटो एक फासिस्ट विचारक माना जा सकता है। आलोचक कई बार ये कहते हैं कि प्लेटो में जिस तरीके के राज्य के उसने विचार रखे हैं, जिस तरीके से वो राज्य को सर्वशक्तिमान, सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिकारवादी विचारधारा जिस तरीके से प्लेटो ने रखी है, उस आधार पर प्लेटो एक फासिस्ट विचारक है। आज की हमारी ये स्लाइड्स इसके पक्ष और विपक्ष में तर्कों को देखेगी। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि क्या प्लेटो फासिस्ट विचारक है। अगर है तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि हाँ, प्लेटो एक फासिस्ट विचारक है। इसमें हम बिंदुवार तर्क ले रहे हैं। सबसे पहला तर्क है कि जिस तरीके से फासिस्ट प्रजातंत्र के विरोधी हैं, उसी तरीके से प्लेटो ने भी प्रजातंत्र का विरोध किया है। सुकरात की हत्या के कारण प्लेटो के अंदर जनतंत्र को लेकर एक भीड़ वाला शासन की भावना उत्पन्न हुई और उसके बाद से उसने हमेशा प्रजातंत्र का विरोध ही किया है। दूसरा तर्क है कि जिस तरीके से फांसीवादी समानता व स्वतंत्रता की अवहेलना करते हैं, जिस तरीके से वो व्यक्ति व्यक्ति में अंतर करते हैं, व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की कहीं चर्चा नहीं करते हैं, उसी तरीके से प्लेटो ने भी अपने न्याय सिद्धांत में समानता का विरोध किया है। जिस तरीके से उसने दार्शनिक वर्ग को समाज में सबसे ऊंचा स्थान दिया है और उत्पादक वर्ग को किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिए हैं, तो एक तरीके से प्लेटो भी अपने विचार में, अपनी विचारधाराओं में समानता व स्वतंत्रता की अवहेलना करता है। तीसरा तर्क है कि शासन की योग्यता कुछ ही लोगों के पास है। फांसीवाद ये सोचता है कि जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है केवल उसको शासन करने का अधिकार है और बाकी लोगों को उसके अधीन रहना चाहिए, उसकी आज्ञा को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। प्लेटो के लिए भी यही कहा जा रहा है कि प्लेटो ने जिस तरीके से दार्शनिक वर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना है और वो ये सोचता है कि उसके पास विवेक है तो गुण होगा, और जब व्यक्ति विवेक और गुण से परिपूर्ण है तो उसके पास शासन की सारी शक्तियाँ होनी चाहिए। तो इस रूप में उसने एक पर्टिकुलर वर्ग यानी कि केवल दार्शनिक वर्ग को शासन की उसने शक्ति प्रदान करी है। सैनिक वर्ग को उसने सुरक्षा का काम दे दिया और उत्पादक वर्ग को एक तरीके से उसने बिल्कुल वंचित कर दिया है कि उसका काम ये है कि दूसरे वर्गों की सेवा करना। तो उस रूप में देखें तो कहीं प्लेटो का ये विचार थोड़ा थोड़ा हमें फासिस्ट लग सकता है। अगला तर्क है कि राज्य हित सर्वोपरि है, कि जिस तरीके से फासिस्ट विचारक ये मानते हैं कि राज्य का हित सर्वोपरि है और राज्य हित में किसी भी व्यक्ति से बलिदान लेना पड़े, उसके अधिकारों को छीनना पड़े, तो राज्य को उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। प्लेटो के लिए भी राज्य हित सर्वोपरि था और उसका समूचा दर्शन जो है वो राज्य हित के लिए ही है, आदर्श राज्य की स्थापना के लिए ही है। तो उस रूप में प्लेटो के लिए भी राज्य हित सर्वोपरि है, लेकिन वो कहीं भी राज्य हित में अधिकारों के हनन की बात नहीं करता है। अगला तर्क है शासक सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, बुद्धिमान है, सर्वोच्च है, सर्वगुण संपन्न है। कि फांसीवादियों का भी ये मानना था कि जो शासक है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास सारे गुण हैं, वो सब पर शासन करने के लिए अधिकृत है। उसी रूप में प्लेटो ने भी अपने दार्शनिक सम्राट को सर्वश्रेष्ठ माना है और वो कहता है कि चूंकि उसके पास नैतिकता से परिपूर्ण उसकी व्यवहार है, वो गलत और सही में अंतर कर सकता है, उसके पास विवेक है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है और जो सर्वश्रेष्ठ है उसको सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिए, वो शासन कर सकता है। अगला तर्क है कर्तव्य पर जोर, अधिकारों की अवहेलना। फांसीवादी भी केवल व्यक्तियों के कर्तव्यों की बात करते हैं, उनके अधिकारों की कहीं भी वो बात नहीं करते हैं। उसी रूप में प्लेटो ने भी अपने समूचे दर्शन में और स्पेशली न्याय सिद्धांत में तीनों वर्गों के कर्तव्यों की बात करी है। यानी कि प्लेटो का जो सिद्धांत है वो कर्तव्य परायणता पर आधारित है। कहीं भी उसने नागरिकों के अधिकार, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रताओं की बात नहीं करी है। उस रूप में कुछ फांसीवादी जैसे उन्होंने कहीं भी वो अधिकारों का विरोध करते हैं, स्वतंत्रता का विरोध करते हैं, तो उस समानता को देखते हुए प्लेटो को फांसीवादी माना जा सकता है। और लास्ट है शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण।
कि जिस तरीके से फासीवादी ये सोचते हैं कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे राज्य के विरोध में भी लोगों को खड़ा किया जा सकता है, इसलिए शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण राज्य का होना चाहिए। अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने ये तो कहा है कि राज्य का विषय है शिक्षा, और शिक्षा के माध्यम से वो दार्शनिक सम्राट को तैयार करने की बात करता है। शिक्षा के द्वारा वो आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है। इस रूप में उसने शिक्षा को राज्य का विषय माना है। और जैसे फासीवादी कहते हैं कि शिक्षा पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध होना चाहिए, प्लेटो ने भी ऐसे कुरुचिपूर्ण साहित्य या कला पर प्रतिबंध की बात करी है। तो कुछ इस तरह की समानताएं हमें फासिस्ट विचारक को और प्लेटो में देखने को मिलती हैं। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि क्या वाकई प्लेटो फासिस्ट है या नहीं है, तो इसके विपक्ष में तर्क ले रहे हैं। और इसके लिए हमने इस स्लाइड में दोनों ही विचारधाराओं को लिया है। जैसे पहला तर्क कहता है, प्लेटो का चिंतन बुद्धि और तर्क पर आधारित है, जबकि फासिस्ट बुद्धि और तर्क की आलोचना करते हैं और सिर्फ भावना पर जोर देते हैं। यानी कि जहाँ प्लेटो ने विवेक यानी कि बुद्धि और तर्क पर बहुत जोर दिया है, फासिस्ट ऐसा तर्क बुद्धि उनका ये मानना है कि केवल कुछ लोगों के पास है, आम आदमी के पास तो मानते ही नहीं कि उनके पास ऐसा विवेक या तर्क या बुद्धि होती है। और जहाँ फासिस्ट भावनाओं पर आधारित उनका अध्ययन है, प्लेटो का अध्ययन केवल उसकी जो एनालिसिस है, जो उसका विश्लेषण है, जो बुद्धि और तर्क पर है, इसलिए ये हम समानता दोनों में नहीं पाते। दूसरा है, प्लेटो आदर्शवादी है और काल्पनिक विचारक है, उसके लिए सिद्धांत पहले है और फिर राज्य। फासिस्ट के लिए ये एक यथार्थवादी और व्यवहारिक दर्शन है, उनके लिए राज्य पहले है, सिद्धांत बाद में। अर्थात प्लेटो एक मन में कुछ सिद्धांत लेकर चला है, आदर्श राज्य का सिद्धांत, कैसे आदर्श राज्य लाया जा सकता है, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिससे कि अगर उनका पालन हो तो स्वतः ही आदर्श राज्य स्थापित हो जाएगा। यानी कि प्लेटो ने कुछ सिद्धांतों की बात करी है और वो कहता है कि अगर ये सिद्धांत होंगे तो अपने आप राज्य आदर्श रूप में स्थापित हो सकता है। यानी कि उसके लिए सिद्धांत सर्वोपरि है, राज्य उसके बाद में है। जबकि फासिस्ट ने राज्य के लिए सिद्धांतों को गढ़ा है। और फासिस्ट ये कहते हैं कि अगर हमें राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए सिद्धांतों को तोड़ना मरोड़ना पड़े, दुनिया से छिपाना पड़े, तो हमें उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। यानी कि फासिस्ट के लिए राज्य पहले हैं, सिद्धांत उनके लचीले हैं, जबकि प्लेटो के लिए सिद्धांत पहले है और राज्य उसके बाद में। प्लेटो का दर्शन आदर्शवादी है, काल्पनिक है, जबकि फासीवादी अगर हम देखें तो मुसोलिनी फासिस्ट विचारधारा का माना जाता है, यानी कि वो व्यवहारिक दर्शन है। तीसरा तर्क है, प्लेटो विवेक का पुजारी है, जबकि फासिस्ट विवेक के विरोधी हैं। कि प्लेटो के लिए विवेक सर्वश्रेष्ठ गुण है और जिस व्यक्ति के पास विवेक है वो सर्वश्रेष्ठ शासक भी होगा, ऐसा प्लेटो मानता है। जबकि फासिस्ट क्या मानते हैं कि विवेक व्यक्ति में होना ही नहीं चाहिए, आम व्यक्ति को केवल अपने हीरो में यानी अपने नेता में विश्वास होना चाहिए, उसको अपना विवेक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला तर्क है, प्लेटो के लिए सेवा, त्याग, परमार्थ और प्रेम जैसे नैतिक नियमों की प्रधानता है, जबकि फासिस्ट के लिए वीरता, भक्ति, आज्ञाकारिता जैसे गुणों को प्रमुखता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो प्लेटो ने जहाँ राज्य हित सर्वोपरि माना है, लेकिन उस राज्य हित के लिए व्यक्ति को बलिदान देना पड़े, दूसरों के लिए अपने स्वार्थ को दबाना पड़े, उसको त्याग करना पड़े, तो उसने एक नैतिकता की बात करी है। जबकि फासिस्ट किस अनैतिक विचारधारा के रूप में वो क्या कह रहे हैं कि जिससे शासक प्रबल हो, और शासक प्रबल कब होगा, जब उसकी जो जनता है वो आज्ञाकारी हो और वो शासक वीर हो, निडर हो, तो उसका राज्य प्रबल होगा। तो जहाँ फासिस्ट वालों ने शासक के गुणों को प्रमुखता प्रदान करी है, प्लेटो ने अपने नैतिकता को प्रदान करी है। अगला तर्क है, प्लेटो के लिए न्याय
अपने स्वभाव अनुकूल कार्य करना है, यानी कि जैसे दार्शनिक वर्ग शासन करे, सैनिक वर्ग सुरक्षा प्रदान करे, उत्पादक वर्ग उत्पादन करे, यानी कि अपने स्वभाव के अनुकूल हर वर्ग अगर कार्य करेगा तो वहाँ न्याय स्थापित होगा। फासिस्ट कहते हैं शक्तिशाली का हित ही न्याय है, यानी कि ऐसा न्याय जिससे शक्तिशाली लोग सुरक्षित हों, तो वही न्याय की स्थापना है। और लास्ट कहता है प्लेटो का उद्देश्य आदर्शवादी राज्य की स्थापना है, जबकि फासिस्ट के लिए शक्तिशाली राज्य ही उनका उद्देश्य है। निष्कर्ष के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि प्लेटो एक फासिस्ट विचारक नहीं माना जा सकता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।